एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। आज हम लोग क्लास 12th यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड का टॉपिक जो हमारा तीसरा है दलहनी फसलें, उसको देखने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है इसीलिए पार्ट वाइज मैंने कर दिया था इसको। तो 2 पार्ट मैंने पहले ही बना दिया, ये तीसरा पार्ट हमारा होगा। इसमें दलहनी और तिलहनी फसलों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले पार्ट में भी दिया हुआ था, और जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं उसका वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दलहन फसलें भारतीय खान पान में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी जानते हैं कि दाल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है और प्रोटीन का ये सबसे अच्छा स्रोत है। मांस में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व दाल में भी उपलब्ध हैं तथा दालों में प्रोटीन 20 से 28% तक पाई जाती है, जो कि काफ़ी अत्यधिक है, जो कि हमारे दैनिक जो हमारे शरीर को चाहिए उससे भी काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर हम रेगुलरली दाल लेते हैं तो प्रोटीन की हमें कभी कमी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम दाल में 60% कार्बोहाइड्रेट, 345 KCl ऊर्जा, साथ ही साथ कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। दाल एक दलहनी फसल होने के कारण इसके जड़ों में गांठ बनती है और ये जो है भूमि के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। और इसमें विद्यमान जीवाणु जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थापित करते हैं भूमि में, ये भूमि को काफ़ी उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस प्रकार से दलहन फसलें गांठ के माध्यम से करीब 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि दलहनी फसलें जो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रत्येक हेक्टेयर से भूमि में प्रदान, अगर 1 हेक्टेयर में लगी हुई दलहनी फसल तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन उस हेक्टेयर में स्थापित करेंगी। अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा पेज है इसमें कुछ सांख्यिकी है, डेटा है। बिहार राज्य 2007-8 से लेकर 2013-14 तक दलहनी फसलों का आच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता एवं राष्ट्रीय उत्पादकता को एक दूसरे से तुलना की गई है। तो बिहार का काफ़ी अच्छा रहा है 2013-14 में पहले के अनुपात में। उत्पादकता हमेशा से बिहार का दलहनी में काफ़ी ही अच्छा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता ये है, हमेशा 6, 6.5, 7 के करीब रहा है। 2 ईयर में 7.5 और 8 के करीब रहा है, लेकिन उस ईयर में बिहार की उत्पादकता 10.44 और 10.52, यानी कि 2012-13 और 13-14 में। तो एक औसत अगर देखा जाए तो बिहार का अब तक का औसत 2000 जब से ये आंकड़ा लिया गया है तो 9.31 का आंकड़ा है उत्पादकता क्विंटल प्रति हेक्टेयर में। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता वो 6.93 है, जो कि काफ़ी कम है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप सभी कि बिहार की मिट्टी जो है दलहनी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी है। अब हम आते हैं, बिहार में करीब 5.31 लाख हेक्टेयर भूमि में दलहन की फसल की खेती की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में तकरीबन 5.5 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों की खेती होती है, और इसकी उत्पादकता को भी याद रखेंगे 9.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और राष्ट्रीय उत्पादकता को भी आप याद रखेंगे 6.93 क्विंटल या तकरीबन 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। माफ कीजिएगा। उसके बाद ये जो है बिहार की मिट्टी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिहार की मिट्टी एवं जलवायु दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है तथा उत्पादकता बढ़ाकर दलहनी फसलों से गरीब एवं कमजोर वर्ग को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार प्रदान किया जा सकता है। अब ये हमारा सबसे पहला जो दलहनी फसलों का है वो है अरहर, जिसका वानस्पतिक नाम कैजेनस कैजेन मेलिस्प है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार अरहर और मटर के बारे में भी आपने पायसम सटाइवम आपने सुना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर एक बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन, या तो इसका बॉटनिकल नेम या इसका कोई प्रभेद के बारे में कि कोई प्रभेद का नाम है और ये किस
फसल की प्रभेद है, ये पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इस बात का ध्यान रखें आप, एक मिनट, काफी ऊपर चला गया। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अरहर की खेती खरीफ एवं रबी दोनों मौसम में की जाती है। तो संसार का 90% अरहर जो है भारत में ही पैदा किया जाता है। अरहर दाल की खेती का स्थान चना के बाद दूसरा है। चना जो है दाल की खेती में सबसे ज्यादा अगर होता है तो चना होता है, तथा पूरे दलहनी फसलों का 20% दाल अरहर ही है। इसके बाद अरहर दाल में 22.3% प्रोटीन। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि कौन से दाल में सबसे अधिक प्रोटीन है। तो ध्यान रखिएगा कि मूंग और मसूर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर अगर आपको मूंग और मसूर दोनों है तो मूंग को ही लगाना है, क्योंकि मूंग में एग्जैक्ट है कि हाँ 25%, और मसूर में क्या है कि आपको 24 से लेके 26% ऐसा है। तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कितना रह सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मूंग की जो है वो आगे हम देख लेंगे। 25 से 26 है तो उसका है कि हाँ कम से कम तो 25 रहना, इसका है मसूर का कि कम से कम 24 रहना। आगे एक बार हम कंफर्म कर लेंगे, उसको आगे पढ़ना भी है हमें। तो अरहर दाल में 22.3% प्रोटीन, 1.7% वसा, 73 मिलीग्राम कैल्शियम, इसके अलावा फास्फोरस लोहा प्रत्येक 100 ग्राम में पाई जाती है। इसका उत्पत्ति मूल रूप से भारत को माना जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इसका वानस्पतिक नाम कैजेनस कैजेन मिलिस, उत्पत्ति स्थल भारत। अरहर में तकरीबन 22.3% प्रोटीन पाई जाती है। अब जो पूरे भारत में जो है दलहनी क्षेत्र में अरहर का दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अरहर की खेती भारत में औसतन 36 लाख हेक्टेयर में करते हैं। ये आपको एक ध्यान रखना है कि हाँ भारत में टोटल 36 लाख हेक्टेयर में अरहर की खेती होती है, और बिहार में तकरीबन 21,531 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। इसके खेती के लिए उपयुक्त है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी खेती जो है 40 से कम तथा 5 से 10 सेंटीग्रेड दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम 40 और न्यूनतम 5-10 भी है तो उसमें इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा भूमि को तैयार करने की प्रक्रिया है। एक क्लास 11th में आपने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। क्लास 11th में आपने भूमि तैयार करने की विधियों को पढ़ा है। तो भूमि की तैयारी मिट्टी के प्रकार तथा पिछली फसल पर निर्भर करती है। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात शुरू होने से पहले एक जुताई मिट्टी पलट वाली एमबी प्लग से करते हैं। इसके बाद देसी हल से जुताई करके खेत तैयार करते हैं। साथ ही पाटा लगाकर समतल भी किया जाता है। अब इसकी जो प्रभेद है, बुआई की विधि है और समय है, इसको देखेंगे। खरीफ की बुआई 1 से 31 जुलाई के बीच होती है। किस्म बहार और पूसा 9। पकने की अवधि 265 से 275 दिन और पूसा 9 की 250 से 275 दिन। औसत उपज जो है, यहाँ पे मिस्टेक है, 25 से 30 किलोग्राम क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसकी 20 से 25 किलोग्राम क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये जो है मिश्रित खेती हेतु उत्तरी बिहार एवं भागलपुर के लिए काफी उपयुक्त है दोनों ही अरहर की किस्में। इसके बाद हम लोग आएंगे नरेंद्र अरहर और मालवीय अरहर। ये काफी बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। नरेंद्र अरहर और मालवीय अरहर किसकी प्रभेद है? तो अरहर की प्रभेद है, आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन खरीफ में बुआई करने वाली प्रभेद, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सितंबर अरहर के अंतर्गत पूसा 9 आता है, जो कि उसमें भी आता था, और सरद आता है। यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसका बीज दर 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरीफ फसल हेतु, और सितंबर अरहर यानी कि सितंबर में जो है वो जुलाई माह के लिए था, और ये सितंबर रबी वाला जो है उसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बीज दर लगता है। बीजोपचार के लिए डायफोल्टन या थीरम अथवा कैप्टन से बीज उपचार करना है। बोने की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति के बीच में दूरी, और पौधे से पौधे के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। सितंबर माह में
जुलाई माह में और सितंबर माह में अगर आपको लगाना है तो उस अवस्था में 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है पंक्ति से पंक्ति की, और 16 से 20 सेंटीमीटर की पौधे से पौधे के बीच में दूरी। उर्वरक की मात्रा 20 किलोग्राम नेत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम स्फुर और प्रति हेक्टेयर की दर से सितंबर अरहर हेतु, और उसके अलावा उपरोक्त उर्वरक के अलावा अतिरिक्त बुआई के 20-25 दिन के बाद 10 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन जो ऊपर से डाला जाता है। अगर आपको भूमि में जिंक या सल्फर की कमी लगती है तो आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। निकाई गुड़ाई जो है, इसके लिए मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताता हूं कि निकाई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार की जाती है। अगर आपके खेत में घास फूस है तो निकाई गुड़ाई की आवश्यकता है, नहीं है तो नहीं है। सर्वोत्तम उपाय निकाई गुड़ाई के लिए आपको मैंने बताया था, खरपतवार प्रबंधन के लिए निकाई गुड़ाई ही है। उसमें खुरपी का इस्तेमाल हो, चाहे कुदाल का हो, या लोकल लैंग्वेज में कचिया का इस्तेमाल हो, इससे किया जाता है। रासायनिक नियंत्रण जब पूछा जाए तो रासायनिक नियंत्रण के बारे में लिखना है। उसके लिए पेंडामिथिलिन 30 ईसी 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत छिड़काव करना है। अरहर में अगर खरपतवार नियंत्रण रासायनिक विधि से मुझे करना है तो अरहर में लगने वाले कीट एवं व्याधि, तो अरहर में पिचकी सलब लगता है और उसमें कार्बाडेल का छिड़काव करना है, या मिथाइल पाराथियोन जिसको फॉलीडॉल के नाम से जाना जाता है, एक तरह से वो पाउडर है, उसका भुड़काव करना है। बांझ चितरी रोग लगता है। बांझ चितरी रोग के लिए जो पौधे हैं, जो रोगी पौधे हैं जिसमें लग चुका है, उसको उखाड़ के फेंक देना है। बीजों को बीज उपचार करना है। इसके अलावा मेटासिटॉक्स का छिड़काव उसमें करना जरूरी है ताकि उससे बचा जा सके। उपज के लिए अगर आपको उचित प्रबंधन किया गया है तो 20 से 25 क्विंटल दाल तथा रबी में 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। कटाई, दौनी एवं भंडारण के लिए जब 80% छीमी पक जाए तो फसल को काट लें। उसके बाद भंडारण अगर करना है तो दवा भंडारण के लिए बहुत सी आती है, लेकिन यहाँ पे दी हुई है कि भंडारण के समय प्रति क्विंटल बीज में 1 EDV एम्पुल डालकर बीज वाले बर्तन के मुंह को अच्छी तरह से बंद कर देना, जिसमें बीज जिसमें रखा गया। तो हमारा दूसरा जो है दाल वो है चना, जो कि पहले स्थान पे आता है। इसका वानस्पतिक नाम सेसर एरिएंटिनम है। ध्यान रखेंगे, सेसर एरेंटिनम है। चना हमारे भोजन का प्रमुख अंग है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये पहले स्थान पे आता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो चना है, जिसको हम सेसर एरिएंटिनम बोलते हैं। सेसर एरेंटिनम चना का मैंने पहले ही बताया था कि अरहर दूसरे स्थान पे आता है, चना पहले स्थान पे, क्योंकि इसका उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा भारत में। साथ ही साथ चना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुण पाए जाते हैं, जो कि न सिर्फ प्रोटीन देते हैं बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में लाभकारी है। कई बार पूछ देता है कि चना में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि चना के हरे पत्ते में मैलिक एसिड तथा साइट्रिक एसिड दोनों पाया जाता है, जो शरीर के रक्त को, इधर स्पेलिंग में मिस्टेक है, शरीर के रक्त को साफ करता है, साथ ही साथ पेट जनित बीमारियों में भी काफी लाभकारी है। चना में 18 से 22% प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा इत्यादि पाया जाता है। चना का फसल मिट्टी में 41 से 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थापित करता है। चना की 1 हेक्टेयर फसल से 25 से 30 क्विंटल फसल अवशेष की प्राप्ति होती है, जिसको पशु चारा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल जो है दक्षिण पश्चिम एशिया या अफगानिस्तान, स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको आप लोग देख लेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया या अफगानिस्तान उत्पत्ति स्थल चना का है। इसमें 18 से 22% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चना की खेती लगभग 71 लाख हेक्टेयर में भारत में की जाती है।
बिहार में इसका उत्पादन 60,613 हेक्टेयर में किया जाता है। मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में चना की खेती की जा सकती है। चने की खेती करते हैं तो ठंडे मौसम में अगर आप कर रहे हैं तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसके विकास के लिए उचित पाया गया है। कुछ प्रभेद हैं उन्नत देसी चना की, इसको देख लेंगे। इसका अभी तक फिलहाल किसी भी बोर्ड एग्जाम में तो स्पेशली नहीं पूछा गया एक बार भी, सिर्फ इसका जो बीज दर है वो पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। बीज दर 75 से 80 किलोग्राम नॉर्मल चना के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से, और काबुली चना के लिए 100 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार के लिए पहले ही बताया, डायफेल्टॉन, थीरम अथवा कैप्टॉन से बीज उपचार लाभदायक है। बोने की दूरी पंक्ति से पंक्ति के बीच में 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच में 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम स्फुर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। निकाय गुड़ाई, जो खरपतवार का प्रबंधन है वो निकाय गुड़ाई की आवश्यकता होती है, तो वो निकाय गुड़ाई ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। रासायनिक विधि से अगर कहा जाए तो पेंडामिथलिन 30 सीसी दवा का छिड़काव करना है। सिंचाई, क्योंकि दलहनी फसल है तो इसमें सिंचाई काफ़ी कम लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नमी कम होने की स्थिति में 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता, अधिकतर स्थिति में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं एक सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों के बाद करनी चाहिए। इसके अलावा मिश्रित खेती किसके किसके साथ हो सकती है, तो धनिया, राई, सरसों, तीसी एवं गेहूं के साथ इसकी मिश्रित खेती हो सकती है। चना का फली छेदक, एक कीट एवं व्याधि प्रबंधन में चना में फली छेदक लगता है, जिसके बचाव के लिए आप अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए गर्मी के मौसम में, ताकि जो ग्रीष्म ऋतु में वो अच्छी जुताई करने से क्या होता है कि उसके जो अंडे होते हैं, कीड़े के अंडे जो होते हैं खेत के अंदर, वो नष्ट हो जाते हैं। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर अत्यधिक प्रकोप है तो क्विनल फॉस 20 सीसी दवा का छिड़काव करना चाहिए। चना में उकटा रोग लगता है, आपने सुना होगा, विल्ट ऑफ ग्राम। इसका वनस्पतिक नाम फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी गर्मियों में जुताई करनी चाहिए, और अगर अधिकतर है स्थिति भयावह हो रही है तो वीटावैक्स या बेवेस्टीन से बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा उचित प्रबंधन अगर हम करते हैं तो 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और काबुली चना जो है 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज हमें दे सकती है। इसके अलावा इसके बाद हमारा तीसरा जो है मसूर, लेनस कुलिनेरिस मेडिक वनस्पतिक नाम है। इसका उत्पत्ति स्थल टर्की माना जाता है। इसमें मसूर के दाल में 24 से 26% प्रोटीन, जो मैंने पहले ही जिक्र किया था इस बात का, 24 से 26% प्रोटीन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेशा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए तथा रिबोफ्लोविन प्रचुर मात्रा में मसूर में पाई जाती है। मसूर पुरानी फसलों में से एक है जिसके उत्पत्ति टर्की एवं दक्षिण ईरान क्षेत्र में हुई है, ये ऐसा माना जाता है, लेकिन टर्की आपको लगाना है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो है इसका बिहार में औसतन क्षेत्रफल 1,58,154.80 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। इसके पौधे के समुचित विकास के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान उत्तम मानी जाती है। इसके उन्नत प्रभेद को देखें तो इसमें मल्लिका, ये कई बार पूछा गया है, नरेंद्र मसूर, ये भी पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अरुण, इसके बारे में भी पूछा गया है,
ध्यान रखेंगे। औसत उपज इसका तकरीबन 15 से लेकर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में है। 15 से लेकर 25। अगर नॉर्मल डायरेक्ट पूछा जाए, कोई प्रभेद नहीं दिया गया है, किसी प्रभेद का नाम नहीं है और आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप मसूर का उपज बताइए, औसत उपज बताइए, तो न्यूनतम 15 है तो 15 और अधिकतम 25 है तो 15 से 25 का ऑप्शन अगर है तो उसमें टिक करेंगे। बीज दर जो है छोटे दाने के प्रजाति के लिए 30 से 35, बड़े दाने के लिए 40 से 45 तथा पैरा फसल के लिए 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार में कैप्टन, थीरम, बेबिस्टीन इन सब से कर सकते हैं। बोने की दूरी में पंक्ति से पंक्ति के बीच में 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच में 10 सेंटीमीटर। उर्वरक प्रबंधन उसी तरह से है जैसा कि चने में था। निकाय गुड़ाई खरपतवार प्रबंधन का जो चने की भांति ही बताया गया है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया। पेंडामेथिलिन 30 ईसी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं रासायनिक विधि से, और रासायनिक विधि अगर नहीं पूछा जाए तो निकाय गुड़ाई ही सर्वोत्तम उपाय है। सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगर आवश्यकता पड़ रही है, नमी कम हो चुकी है, तो एक सिंचाई की आवश्यकता आपको 40 से 50 दिन के भीतर में देना है। इसमें लगने वाले मसूर में कीट एवं व्याधि है तो स्तंभ मूल संधि गलन रोग इसमें लगता है, जिसको गर्मियों में जुताई करके हम उसके प्यूपा, लार्वा इस सब को मार सकते हैं, अंडे को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा बेबिस्टीन या वीटावैक्स जो मैंने पहले ही बताया कि इसे बीज उपचार करना है, और 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद खेत तैयार करते समय प्रयोग करना चाहिए। कटाई, दौनी एवं भंडारण। फसल तैयार होने पर फलियां पीली पड़ जाती हैं, तब पौधों को काटकर धूप में सुखा लें और दौनी करके दाना को अलग धूप में सुखाकर ही भंडारित करें। हमारा जो नेक्स्ट है, अगला जो फसल है वो है मटर, और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार इससे प्रश्न रहते हैं। कई बार क्या, हर एक बार प्रश्न रहते हैं। तो मटर का नाम वानस्पतिक पायसम सटाइवम आप लोग में से सभी जानते होंगे, क्योंकि आपने मेंडल का आनुवांशिकी नियम के बारे में पढ़ा होगा, वो भी क्लास 12th बायोलॉजी में है। इसके अलावा आपको वो एग्रीकल्चर में भी पढ़ना है, तो ये आप जानते होंगे मटर के बारे में। इसका वानस्पतिक नाम पायसम सटाइवम ये पौधा है। मटर बिहार की एक प्रमुख रबी दलहन फसल है। इसमें 22.5% प्रोटीन, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, लोहा पाया जाता है। इसमें कुछ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीफेनॉल जो कि पेट जनित कैंसर से बचाव करता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मटर के पौधे में पॉलीफेनॉल पाया जाता है कि जो कैंसर से बचाता है। इसके अलावा मधुमेह रोगियां हैं, मतलब जिसको चीनी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2 है, तो ऐसे स्थिति में ये उसके नियंत्रण में सहयोग करता है, कम करने में सहयोग करता है। इसका उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पश्चिम एशिया, वही उत्तरी पश्चिम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र को माना जाता है। इसके खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी एवं जलवायु में बलुई दोमट को प्राथमिकता दी जाती है। केवल दोमट या सिल्ट दोमट में भी अगर अच्छी जल निकास की व्यवस्था है तो इसकी खेती की जा सकती है। वानस्पतिक विकास के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 16 डिग्री, 16 डिग्री से 10 डिग्री रात और दिन का तापमान अच्छा है, और पौधे को 27 डिग्री से अधिक तापमान जो है नहीं चाहिए होता। ये 27 डिग्री तापमान तक पौधा सह सकता है और उसमें अच्छा परागण हो सकता है। उसके बाद हम उन्नत प्रभेद आते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। रचना, अपर्णा, मालवीय मटर और पूसा प्रभात, चारों इंपॉर्टेंट है। हर एक बार इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछना है। बीज दर में 75 से 80 किलोग्राम और पूसा प्रभात के लिए 95 से 100 किलोग्राम। उसी प्रकार है जैसे कि हमने पहले चना में देखा, उसी तरह से मटर में भी है। चना में हमने देखा नॉर्मल चना का 75 से 80 और काबुली का 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसी प्रकार से इसका भी जो अन्य है, मालवीय मटर, अपर्णा
रचना इन सबों का 75 से 80, लेकिन पूषा प्रभात का 95 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज उपचार चना मसूर की तरह ही करना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बताया। वीटावेक्स बेविस्टीन थीरम कैप्टन से बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा कीट एवं व्याधि प्रबंधन में मटर में फली छेदक लगता है, जिसमें कार्बारिल या डायमेथोएट दवा, माफ कीजिएगा, कार्बारिल 0.1% या डायमेथोएट दवा का छिड़काव करने से इसको खत्म किया जा सकता है। और इसके अलावा चूर्ण असिता या बुकनी रोग लगता है मटर में, फली छेदक कीड़ा और बुकनी रोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए और भी लगते हैं, तो वो क्लास 11th में आप देख पाएंगे। क्लास 11th में वो दिया हुआ है। तो इस दोनों से बचाव के लिए कार्बारिल और बुकनी रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है उड़द या कलाई का दाल, ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं। तो उड़द दाल, इसका जो वनस्पतिक नाम है फैसेलस मूंगो रेक्सेब, ध्यान रखिएगा, फैसेलस मूंगो रेक्सेब। इसमें उड़द में 24 से 25% प्रोटीन, इसके अलावा वसा, खनिज लवण, 10.9% पानी, रेशा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और 347 KCl ऊर्जा पाई जाती है। इसका उपयोग दक्षिण भारत में इडली, डोसा, उत्पम इत्यादि बनाने में किया जाता है। भारत में 32.4 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। इसके बाद इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिण पश्चिम एशिया में हुई है। इसका कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपके ऑप्शन में भारत है तो वो भी ऑप्शन सही होगा। ये अच्छी उपज लेने के लिए इसका दोमट या केवल दोमट, जिसका pH मान 6 से 7 के बीच है, काफ़ी अच्छा माना जाता है इसके उपज के लिए। ये आप देख सकते हैं, कुछ प्रभेद हैं, नाम से ही आप समझ जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। बीज दर को खासा ध्यान रखना है, सभी फसल का बीज दर आपको ध्यान रखना है। खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम हेक्टेयर और जायद में 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से उड़द की दाल में ये बीज दर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बीज उपचार में डायफल्टोन, थीरम अथवा कैप्टन से बीज उपचार करना है। इसके अलावा खरपतवार प्रबंधन रासायनिक विधि से अगर करना है तो पेंडामिथिलिन DCC, और नॉर्मल विधि से करना है तो आप निकाई गुराई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग में और उड़द में दोनों में एक ही बीमारी लगती है, एक ही कीट लगती है, भुआ पिल्लू, जिसको बिहार हैरी कैटरपिलर बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे, भुआ के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप एकत्र करना तो मुश्किल है बड़े खेतों में, तो आप डाइक्लोरोवास 100 इसी दवा का छिड़काव कर सकते हैं, उससे ये समाप्त हो जाएगा। और पीली चितरी रोग लगती है, येलो मोज़ेक डिजीज, इसमें आप खरपतवार नियंत्रण करना है, मेटासिटॉक्स का छिड़काव करने से ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके घर घर में ये, क्योंकि लोकल लेवल पे ये सभी क्षेत्र में, सभी जिलों में बिहार में ये होता है, अपने खाने के लिए स्पेशली इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो खरीद के खाते हैं वो तो अरहर वगैरह कर लेते हैं, नहीं तो हर एक जगह अरहर की दाल या मसूर की दाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में हो नहीं पाती। लेकिन मूंग ऐसा है कि ये हर एक क्षेत्र में हो जाता है। तो मूंग, जिसका वनस्पतिक नाम फैसेलस एरेक्सोरेक्सेप, ध्यान रखिएगा, फैसेलस एरेक्सोरेक्सेप, फैसेलस एरेयस रेक्सेप, माफ कीजिएगा। इसमें 25%, मैंने पहले ही बोला था, इसमें 25% प्रोटीन, ये एकदम डेफिनेट है कि 25%, उधर मसूर में था कि 24 से 26%, इसमें 25 है। इसके अलावा वसा, मिनरल, रेशा, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा
ऊर्जा, विटामिन B1, विटामिन B2 एवं 2 मिलीग्राम चीनी इत्यादि पाई जाती है। इसके अलावा अन्य दलहनी फसलों माफ कीजिएगा, इसके अलावा अन्य दलहनी फसलों की तरह यह भूमि में नाइट्रोजन स्थापित करती है जो अगले पौधे को प्राप्त होता है। उत्पत्ति स्थल इसका भारत तथा केंद्रीय मध्य एशिया को माना जाता है। उपयुक्त मिट्टी जो है बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी में की जा सकती है और ये क्षारीय मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें कुछ उन्नत प्रभेद है, इसको आप लोग देख लेंगे। बीज दर में आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बीज दर हर एक साल किसी न किसी का पूछा जाता है, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर की आवश्यकता है। बीज उपचार में डायफेल्टोन थीरम या कैप्टन से करना है। बोने की विधि पंक्ति से पंक्ति के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखना चाहिए, तो काफी अच्छा होता है। खरपतवार प्रबंधन में निकाई गुड़ाई काफी उत्तम है। इसके अलावा अगर रासायनिक विधि से करना है तो पेंडामिथिलिन 30 cc का छिड़काव करना है। कीट एवं व्याधि प्रबंधन तो पहले मैंने बता दिया है कि मूंग और उड़द में एक समान लगते हैं, तो भुआ पिल्लू जिसका नियंत्रण डाइक्लोरोवास 180 दवा से, और पीली चितरी रोग येलो मोज़ेक वायरस माफ कीजिएगा येलो मोज़ेक डिजीज लगता है जो वायरस है एक प्रकार का, तो उसमें मेटासिटॉक्स का छिड़काव करने से ठीक हो जाएगा, काफी हद तक बचा जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो तिलहनी फसलें हैं, तो तिलहनी फसल को हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आज का जो पार्ट हमारा है यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा पार्ट होगा उसमें हम आगे देखेंगे जो हमारा कुछ घास वगैरह के लिए है, तो वो नेक्स्ट पार्ट जो वो तब फिर छोटा हो जाएगा, नहीं तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तिलहनी फसल भारत संसार का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश में से एक है। इन तिलहनी फसलों का भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। इसको ध्यान रखेंगे कि संसार का लगभग 12 से 15% तिलहन क्षेत्र, 78% तेल पैदा करने वाला तथा 6 से 7% तेल पैदा करने वाला, 9 से 12% तेल आयात करने वाला, 9 से 10% तेल खाने वाला देश भारत। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला है मूंगफली। मूंगफली को आर्चिस हाइपोगिया के नाम से इसका वानस्पतिक नाम है। मूंगफली भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल में विश्व की कुल क्षेत्रफल का 30.4% तथा कुल उत्पादन का लगभग 28% भारत में पैदा होता है। इसके बीज में सामान्य रूप से 45 से 50% तेल और 28 से 30% प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं है कि किसमें प्रोटीन, अगर आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि किसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, और उसमें एक ऑप्शन मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, तो वैसे कंडीशन में मूंगफली ऑप्शन आपको लगाना है। मूंगफली में इसके अतिरिक्त कई जो आवश्यक विटामिन्स हैं जैसे थियासीन, राइबोफ्लोविन, निकोटिक अम्ल, ये सभी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मूंगफली के तेल का उपयोग प्रमुख रूप से वनस्पति घी के उत्पादन में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग पशु चिकित्सा की दवाइयों, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन वाले उद्योग में भी किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। उत्पत्ति स्थल ब्राजील माना गया है इसका, इसको आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाना है। इसको उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में प्रायः चिनिया बादाम के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये मृदा एवं जलवायु, तो हल्की बलुई जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था है उसमें इसकी खेती की जा सकती है। इसके बाद हमको बीज दर को देखना है, तो बीज दर 80 से 90 किलोग्राम दाना प्रति हेक्टेयर गुच्छेदार प्रभेद के लिए और 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फैलने वाले प्रभेद के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीजोपचार में
कीटनाशक दवाओं से बीजों को उपचारित करना चाहिए। बेविस्टीन का इस्तेमाल बीज उपचार में करना चाहिए। बोने की दूरी पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के बीच में रखनी चाहिए। ये फैलने वाले प्रभेद के लिए और गुच्छेदार के लिए थोड़ा कम, पंक्ति से पंक्ति के बीच में 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन में निकाई गुड़ाई सर्वोत्तम है। इसके अलावा अगर रासायनिक विधि से खरपतवार करना है तो पेंडामिथिलिन 30 सीसी, इसके अलावा एलाक्लोर, जिसको हम बाजार में लासो के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मूंगफली में कीट एवं व्याधि प्रबंधन के बारे में देखें तो मूंगफली में एफिड या लाही ये लगता है और टिक्का रोग लगता है। ये आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे टिक्का रोग। तो लाही से बचाव के लिए डायमेथोएट का छिड़काव और टिक्का रोग से बचाव के लिए बीज उपचार के अलावा कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कार्बेंडाजिम, तो कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद कटाई एवं एवं भंडारण की जो विधियां दी हैं तो उसके लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर सुखाना चाहिए। भंडारण के स्थान पर डाइक्लोरोवास 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के साथ घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद साफ बोरों में भरकर उसको रख देना चाहिए ताकि नमी का असर ना हो, कीड़े मकोड़े उस पर असर ना करें। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है तोड़ी, सरसों तथा राई। ध्यान रखेंगे ये जो तोड़ी, सरसों, राई है इसके बीज में सामान्य रूप से 36 से 48% तेल, 28% प्रोटीन की मात्रा होती है। तोड़ी की किस्म में तेल की मात्रा 40 से 48%, सरसों में 42 से 48% और राई में 36 से 42% के करीब पाई जाती है। ये हमारा है, ये पाई जाती है। इसके बाद ये एक सांख्यिकी है, डेटा है, टेबल आप देख पा रहे हैं। अब हमारा पहला है तोड़ी, जिसको ब्रासिका कंप्रेस्टिस एल वैरायटी तोड़िया बोलते हैं। तोड़ी का उत्पत्ति पूर्वी अफगानिस्तान माना गया है। एक लाइन में इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है। बीज दर ध्यान रखना है कि तोड़ी, सरसों, राई तीनों में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। बीज उपचार में बेविस्टीन का छिड़काव। इसके बाद इसमें खरपतवार प्रबंधन में पेंडामिथिलिन 30 सीसी का ही छिड़काव करना है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है बॉटनिकल नेम, उत्पत्ति स्थल और खरपतवार नियंत्रण में सब में जितने भी दलहनी और तिलहनी फसल है पेंडामिथिलिन 30 सीसी दवा का छिड़काव। अब हमारा दूसरा है सरसों, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। पीली सरसों का उद्गम स्थान पूर्वी अफगानिस्तान माना गया है। इसमें भी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज उपचार, माफ कीजिएगा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर। इसके अलावा खरपतवार प्रबंधन के लिए आप पेंडामिथिलिन 30 सीसी का छिड़काव करें। राई, ब्रासिका जुनेसिया इंडियन मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्पत्ति जो है इसका सरसों तथा बनारसी राई को क्रॉस करा के बनाया गया था। मुख्य रूप से चीन को राई का उद्गम स्थल माना जाता है। इसमें एक सांख्यिकी दी गई है, ये उन्नत प्रभेद की है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। और बीज दर इसमें भी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब तीनों में जो लगने वाले कीट एवं व्याधि हैं तो उसको देख लेते हैं। सरसों, राई एवं तोड़ी में तो एफिड इसमें भी अटैक करता है, लाही या एफिड। इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ml दवा को छिड़काव करना है या डायमेथोएट 30 सीसी का छिड़काव करना है।
उसके अलावा सफ़ेद हरदा रोग लगता है, इसमें थीरम से बीज उपचार या रेडोमिल MZ प्रति लीटर के 2 ग्राम प्रति। अब जो हमारा नेक्स्ट है टीसी, इसका वानस्पतिक नाम है लीनम यूसिटेटिसिमम। ध्यान रखिएगा, लीनम यूसिटेटिसिमम, ये इसका वानस्पतिक नाम है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं कि तेल की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है, 55 से 57% लियोनोलिक अम्ल भी इसमें पाया जाता है। इसके बीज में 37 से 45% तेल और 20% प्रोटीन पाया जाता है। अब ये लिनोलेनिक अम्ल जो पाया जाता है इसमें, इसकी वजह से इसका तेल काफ़ी जल्दी सूखने की प्रवृत्ति होती है, सूख जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है पेंट या वार्निश उद्योग में किया जाता है। आप देख पा रहे हैं, इसका उपयोग पेंट या वार्निश उद्योग में किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन है कि टीसी का प्रयोग कौन से उद्योग में है, तो पेंट तथा वार्निश उद्योग में किया जाता है। उत्पत्ति स्थल जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के उद्भव का क्षेत्र इत्यादि माना जाता है। इसके अलावा भूमि एवं जलवायु, तो टीसी समशीतोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके लिए 7 pH मान वाली यानी कि न्यूट्रल pH वाली जो भूमि है उसमें ये काफ़ी अच्छी होती है। इसमें कुछ उन्नत प्रभेद है, इसको एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे। बीज दर जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज उपचार में बेविस्टीन का छिड़काव, बेविस्टीन से बीज उपचार करनी है। खरपतवार प्रबंधन में पेंडामिथिलिन का छिड़काव, और कीट एवं व्याधि प्रबंधन में तीसी में अलसी का उकटा रोग जैसे चना में लगता था, ये इकलौता है जिसका वानस्पतिक नाम फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। इसमें आप बुआई से पहले बीज को उपचारित करके और फसल चक्र अपना के आप इससे बच सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है सूरजमुखी, बहुत लोग आपके इसको जानते होंगे बहुत अच्छे से। इसका वानस्पतिक नाम है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस वानस्पतिक नाम है। इसके खली में 40 से 44% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे। उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम मैक्सिको या दक्षिण पश्चिम अमेरिका माना जाता है सूरजमुखी का। ये न्यूट्रल pH, सामान्य जो हमारा 7 है, 7 है pH मान वाली, दोमट या मटियार दोमट भूमि के लिए उपयुक्त है। उन्नत प्रभेद संकुल में मोर्डेन, सूर्या, CO1, पैराडेविक इत्यादि है। संकर प्रभेद में BSH1 ये है। बीज दर जो है संकुल के लिए 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखिए कि संकर किस्म की बीज हमेशा कम लगती है। बीज उपचार में आप बेविस्टीन से कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए मैंने पहले ही बता दिया, पेंडामिथिलिन का इस्तेमाल करना है। अब कीट एवं व्याधि प्रबंधन, इसको देख लेते हैं। सूरजमुखी में फल छेदक, फ्रूट बोरर और पत्र लांछन रोग, लीफ स्पॉट 2 लगता है। चने की फली छेदक की तरह इसमें प्रबंधन करना है। और पत्र लांछन रोग में डायमेथोन M45 का छिड़काव करना है। इसके बाद हमारा ये यहीं ख़त्म होता है, तो इसको हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आज का। नेक्स्ट में हम नकदी फसल को देखेंगे। उसके बाद हमारा जो घास वगैरह है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। हमारा अगला वीडियो नेक्स्ट जो है वो 2-3 दिन में आ जाएगा। तब तक उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।